नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है देश लाइव का, जिसमें बात करेंगे तमाम अहम खबरों की। सबसे पहले बात विजय दिवस की। दरअसल आज देश विजय दिवस मना रहा है। देश करगिल के शहीदों को याद कर रहा है। आपको बता दें कि आज ही के दिन भारत ने करगिल से पाकिस्तान के घुसपैठिए आतंकवादियों और पाकिस्तान के सैनिकों को खदेड़ दिया था। तभी से आज के दिन भारत विजय दिवस के रूप में मनाता आ रहा है। तो आज देश करगिल विजय दिवस मना रहा है। आज से 23 साल पहले 26 जुलाई के ही दिन भारत के वीर सैनिकों ने पाकिस्तानी घुसपैठिए आतंकियों और सैनिकों को करगिल से खदेड़ दिया था। इस खास मौके पर हर साल 26 जुलाई को देश के लिए कुर्बानी देने वाले वीर जवानों को याद किया जाता है। आज का दिन ऑपरेशन विजय की सफलता का प्रतीक भी माना जाता है। साल 1999 में भारत और पाकिस्तान के बीच मई से जुलाई तक युद्ध चला था। ऑपरेशन विजय के दौरान भारत के कई वीर सैनिकों ने अपनी जान गंवाई, लेकिन वे एक इंच भी अपनी जमीन से पीछे नहीं हटे थे। करगिल विजय दिवस के मौके पर हर साल देश के वीर जवानों को याद करते हुए उनकी वीरता और साहस के किस्से हर जगह सुनाए जाते हैं। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी शहीदों को श्रद्धांजलि दी। पीएम मोदी ने ट्वीट किया, करगिल विजय दिवस मां भारती की आन बान और शान का प्रतीक है। इस मौके पर मातृभूमि की रक्षा में पराक्रम की पराकाष्ठा करने वाले देश के सभी साहसी सपूतों को मेरा शत शत नमन। जय हिंद। इसके अलावा तीनों सेना प्रमुखों, थल सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने दिल्ली में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी करगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। देश में हर कोई आज करगिल के वीर सपूतों को याद कर रहा है, उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। अब बात गुजरात में जहरीली शराब के तांडव की भी कर लेते हैं। दरअसल गुजरात में जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत का मामला सामने आया है और आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। हैरान करने वाली बात यह है कि जिस गुजरात में शराबबंदी लागू है, आखिर वहां पर शराब बेची कहां से जा रही है और वो कौन लोग हैं जिनमें शराबबंदी कानून का बिल्कुल भी डर नहीं है। पुलिस ने भी मामले में तत्परता दिखाते हुए गुजरात शराब कांड के मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल अहमदाबाद और बोटाद जिले के रोजित गांव में जहरीली शराब पीने के बाद लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी। मिली जानकारी के मुताबिक अब तक जहरीली शराब पीने से 20 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं पुलिस ने मेथनॉल सप्लाई करने वाले आरोपी जयेश को पीपलद से गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि मामले की जांच एसआईटी से कराए जाने के आदेश दिए जा चुके हैं। जांच में सामने आया है कि जिनकी तबीयत शराब पीने से बिगड़ी है, इन लोगों ने केमिकल युक्त पदार्थ पिया था। तबीयत बिगड़ने के बाद कुछ लोगों को भावनगर रेफर किया गया। सैंपलिंग के लिए एफएसएल गांधीनगर भेजा गया है। घटना के बाद 5-6 लोगों को हिरासत में लिया गया था, जिनसे पूछताछ की जा रही है। वहीं गुजरात में जहरीली शराब से होने वाली मौतों पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सवाल खड़े किए हैं। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात में पूर्ण शराबबंदी के बावजूद इस तरह के मामले सामने आना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने शराब की बिक्री करने वाले लोगों को राजनीतिक संरक्षण मिलने की बात कही है और जांच की मांग की है। केजरीवाल ने कहा कि यह जांच का विषय है कि शराब की बिक्री का पैसा आखिर जा कहां रहा है। बात मध्य प्रदेश की भी कर लेते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश में एक पिता के मोबाइल पर एक मैसेज आता है, सरतन से जुदा, और उसके करीब 2 घंटे बाद उनके बेटे का शव रेल पटरी पर पड़ा मिलता है। इस घटना के बाद कई सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। हालांकि इसमें क्रिप्टो करेंसी का एंगल भी सामने आ रहा है, लेकिन जो मैसेज पिता के मोबाइल पर आ रहा है, उसके बाद यह सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जो धर्म को लेकर के नफरत की आग फैलाई जा रही है, कहीं उसी की वजह से तो ये नहीं हुआ है।
मृतक युवक की पहचान ओरिएंटल कॉलेज के बीटेक के छात्र निशांक के रूप में हुई है, जिसका शव भोपाल नर्मदापुरम रेलखंड पर मिडघाट और बरखेड़ा के बीच पड़ा मिला। सड़क किनारे से उसका स्कूटर और मोबाइल भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। जो मैसेज उसके पिता को आया था उसमें लिखा था, राठौर साहब बहुत बहादुर था आपका बेटा, गुस्ताखी की एक सजा सर तन से जुदा। इस पूरे मामले की जांच में रायसेन जिला पुलिस की 4 टीमों को लगाया गया है। छात्र का पोस्टमार्टम एम्स में कराया गया, जिसमें मौत की वजह ट्रेन से कटना बताया गया है। ओबेदुल्लागंज एसडीओपी मलकीत सिंह के मुताबिक 20 साल का निशांक सिवनी मालवा का रहने वाला था। पिता उमाशंकर राठौर सहकारिता विभाग में ऑडिटर हैं। शुरुआती जांच में मामला संदिग्ध लग रहा है। उसके पास से कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। छात्र के बारे में पता चला है कि उसकी बाइक को उसके पिता ने रखवा दिया था। उसके बाद वो भोपाल से 2 दिन से किराए पर स्कूटर लेकर निकला था। वो इकलौता बेटा था। उसकी 2 बहनें भी हैं। पुलिस उपायुक्त साई कृष्ण ने बताया कि ये पता चला है कि निशांक ने क्रिप्टो करेंसी में निवेश किया था। उसमें कुछ विशेष धर्म के लोगों से रकम भी उधार ले रखी थी। वो लगातार फोन कर रुपए वापस करने का दबाव भी बना रहे थे। आपको बता दें कि निशांक का घर का नाम बिट्टू है। उसके दोस्तों ने बताया कि बिट्टू फेसबुक इंस्टाग्राम पर काफी सक्रिय था। पुलिस उसके दोस्त प्रखर से पूछताछ कर रही है। निशांक ने इंटरनेट मीडिया में खुद को नोएडा में सॉफ्टवेयर डेवलपर बताया था। वो सेकेंड ईयर तक इंद्रपुरी में हॉस्टल में रहता था। उसने जुलाई में हॉस्टल भी खाली कर दिया था। वहीं निशांक के पिता उमाशंकर राठौर ने कहा कि उनका बेटा आत्महत्या जैसा कदम नहीं उठा सकता है, उसकी हत्या की गई है। रविवार रात 12 बजे तक निशांक से बात हुई थी और बातचीत में वो बिल्कुल भी परेशान नहीं लग रहा था। अब बात तमिलनाडु की भी कर लेते हैं। दरअसल तमिलनाडु के स्पीकर ने एक बयान देकर विवाद पैदा कर दिया है। उन्होंने अपने बयान में कहा है कि अगर कैथोलिक मिशनरियां नहीं होती तो तमिलनाडु एक और बिहार बन जाता। उनके इस बयान के बाद सियासत गर्माती हुई नजर आ रही है। तो तमिलनाडु विधानसभा के स्पीकर एम अपावू के दावे से राज्य में विवाद पैदा होता हुआ नजर आ रहा है। अपावू ने दावा किया है कि अगर कैथोलिक मिशनरियां नहीं होती तो तमिलनाडु एक और बिहार बन जाता। उन्होंने राज्य के विकास का श्रेय कैथोलिक मिशनरीज को दिया और कहा कि इनकी वजह से आज तमिलनाडु का विकास हुआ है। अपावू के बयान की बीजेपी ने निंदा की है। बीजेपी ने उनकी टिप्पणी को सांप्रदायिक बयान बताते हुए माफी मांगने के लिए कहा है। बीजेपी प्रवक्ता मोहन कृष्ण ने कहा है कि तमिलनाडु के स्पीकर को माफी मांगनी चाहिए। बीजेपी नेता ने तमिलनाडु में सत्तारूढ़ द्रमुक पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि द्रमुक की मानसिकता हिंदू विरोधी हो गई है। स्पीकर अपावू ने यह भी दावा किया कि कैथोलिक मिशनरियों ने ही उनके जीवन को बनाया है। मौजूदा सरकार उन लोगों कैथोलिक की है जो उपवास और भगवान से प्रार्थना करते हैं। स्पीकर ने कहा, मुख्यमंत्री एमके स्टालिन जानते हैं कि अगर सरकार आप सभी ने बनाई है, यदि कैथोलिक समुदाय को तमिलनाडु से हटा दिया जाता तो कोई विकास नहीं होता और तमिलनाडु बिहार जैसा होता। उन्होंने कहा कि अगर तमिलनाडु में ईसाई समुदाय की संस्थाएं नहीं होंगी तो ये भी बिहार जैसा बन जाएगा। उनके बयान पर बवाल के बाद स्पीकर अपावू ने कहा कि वो सिर्फ इतिहास का जिक्र कर रहे थे। इन्होंने राज्य में शिक्षा के प्रसार में अहम भूमिका निभाई और समाज में समानता लाई। उनका काम द्रविड़ आंदोलन का विस्तार है। उन्होंने अपनी शिक्षा का श्रेय भी मिशनरियों को दिया। बीजेपी प्रवक्ता मोहन कृष्ण ने स्पीकर अपावू के बयान की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि सत्ता में आने के बाद से द्रमुक हमेशा विवादों में रही है। इस सरकार को एजेंडा तमिलनाडु के हिंदुओं को नीचा दिखाना और राज्य में हिंदू विरोधी प्रचार को बढ़ावा देना है। बुलेटिन के आखिर में बात बंगाल में एसएससी घोटाले की भी कर लेते हैं। दरअसल पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को लेकर ममता बनर्जी ने अपनी चुप्पी तोड़ी है। उनका बयान सामने आया है। हालांकि उन्होंने एक और ये कहा है कि अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए, लेकिन बीजेपी पर साजिश का आरोप लगाने से भी ममता बनर्जी नहीं चूकी हैं। तो पश्चिम बंगाल में
एसएससी घोटाले के मामले को लेकर अब राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। घोटाले में कैबिनेट मंत्री पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी के बाद अब ममता बनर्जी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई दोषी है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। ममता ने सख्त रवैया दिखाते हुए कहा कि कोई फर्क नहीं पड़ता अगर उम्र कैद भी हो जाए तो भी। हालांकि पार्थ चटर्जी की गिरफ्तारी को ममता ने बीजेपी की साजिश भी बताया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उनके पास कीचड़ है तो हमारे पास अलकतरा जिसका दाग नहीं धुलता। वहीं ममता बनर्जी ने यह भी कहा कि देश में कई ऐसे बड़े घोटाले भी हैं जिसका हल आज तक नहीं निकल पाया। किसी मामले में ट्रायल के दौरान ही आरोपी की मौत हो गई तो वहीं कुछ केस में फैसला आने में दशक बीत गए। बता दें, भर्ती घोटाले में आरोपी पार्थ चटर्जी को प्रवर्तन निदेशालय की टीम भुवनेश्वर से कोलकाता लेकर पहुंची है। पार्थ और उनके करीबी सहयोगी अर्पिता मुखर्जी 3 अगस्त तक ईडी की हिरासत में रहेंगे। बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के घर छापेमारी के दौरान ईडी को 20 करोड़ रुपए से ज्यादा नकदी बरामद हुई थी, जिसके बाद पूछताछ में उन्होंने बताया कि ये राशि पार्थ चटर्जी की है। अर्पिता मुखर्जी पर आरोप है कि उन्होंने 12 शेल कंपनियों में पैसा लगाया था। पार्थ चटर्जी के वकील ने अदालत में कहा कि मंत्री को बिना समन गिरफ्तार किया गया है। वहीं ईडी के मुताबिक उन्हें पार्थ चटर्जी और अर्पिता चटर्जी की संयुक्त संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। ईडी ने बताया कि यह संपत्ति पार्थ ने 2012 में खरीदी थी। बताया जा रहा है कि नकद राशि भी 1-2 दिन में उसके घर से बाहर ले जाने की योजना थी। साथ ही पार्थ चटर्जी का अर्पिता चटर्जी के साथ नियमित संपर्क रहा है। यह सारा खुलासा उनके फोन कॉल से पता चला है। और जिस अस्पताल में पार्थ चटर्जी को भर्ती किया गया था वहां से भी यह बयान सामने आया है, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि उन्हें फिलहाल अस्पताल आने की जरूरत नहीं थी, जिसके बाद उन्हें कोलकाता लेकर ईडी की टीम पहुंची है। देखना दिलचस्प होगा अब इस पूरे मामले में और कौन कौन से बड़े नाम सामने आते हैं। देश लाइव में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ, क्योंकि यहां पर खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।